आपने टीवी पे ले लिया, जैसे इसकी और स्पीकर पे अगर बच्चा बोलेगा तो इसमें आवाज आएगी। ठीक है, हैंडसेट ऊपर ही है और ये इसका हेडफोन अगर हाँ अगर इसको हेडफोन अभी इसमें आ जाएगी, बच्चा बोलेगा तो इसमें आवाज आएगी। मेरे को टीवी ऑन करने में, ठीक है। Also ready? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आ रही है मेरी आवाज? ओके फाइन। कहाँ पे बच्चों लास्ट टाइम? तो लास्ट टाइम हमने सेल्फ इंडक्टेंस स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये समझा था कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ मुझे। म्यूचुअल में हम बात करते थे कि एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी के कारण फ्लक्स आती है या ईएमएफ इंड्यूस होती है। सेल्फ में एक बॉडी के अंदर उसी के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, राइट? कि ऐसा पर्टिकुलरली कब होगा, हमने समझा था कि इफ बॉडी इज लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, तो अगर एक के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी फील्ड लाइंस दूसरे के थ्रू पास करेंगी, तो उस कारण से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो, राइट? तो हमने डिराइव भी किया था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, डिराइव कर लिया था। ओके, तो बच्चों ये जो डिवाइस होता है, इस डिवाइस को हम कहते हैं एज इंडक्टर। ठीक है जी। तो रूल तो वही रहेगा कि इंडक्टर के लिए अगर हम सोचें तो एल जो है वो हमने क्या रिलेशन लिखा था बेसिकली, वो क्या बन गया? n इंटू फाई अपॉन आई, करेक्ट? ये रहेगा। या फिर अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखें, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होएगी वो क्या होगी? कैन आई से कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस n टाइम्स L di/dt। इसको हम बहुत यूज करने वाले हैं। ये
मतलब अपना मेन रिजल्ट है। फ्लक्स वाला रिजल्ट कोई खास काम नहीं आता। ये वाला रूल बहुत काम आएगा कि एक इंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो माइनस एन एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, इंडक्टेंस निकालनी कैसे है हमने ये देख लिया, राइट। तो मैं आपको लास्ट टाइम आपको याद होगा मैं आपको बता रहा था कि इंडक्टेंस जो प्रॉपर्टी है वो सर्किट की ही प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, राइट। तो अब हम ये समझते हैं कि एक सर्किट के अंदर इंडक्टर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो we will be studying role of inductor in circuit. इंडक्टर का बच्चों सर्किट सिंबल जो होता है वो ऐसे ही दिखाते हैं। तो आप ये समझ सकते हो इट इज लाइक अ स्प्रिंग, है ना, जैसे स्प्रिंग होता है ऑलमोस्ट वैसे ही दिखता है सर्किट के अंदर। अब ये क्या करता है, देखो बच्चों, हम साइन के साथ समझेंगे ये क्या करेगा। मान लो सर्किट के अंदर ऐसे एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से करंट जा रहा है लेफ्ट राइट, एंड मान लो ये करंट बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, दिस आई इज इंक्रीजिंग। तो मुझे सोचकर बताओ कि क्या होना चाहिए। किस टाइप का बिहेवियर होगा। मतलब ध्यान से डायरेक्शन देखो, ये जो टर्न्स है उनके थ्रू करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, देखो। मतलब पहले ये बताओ कि करंट किधर को इंड्यूस होगा। मतलब सी, इंडक्टर जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, हमने यही देखा है ना कि वो अपने थ्रू जो भी चेंज इन फ्लक्स है उसको अपोज करता है ना, यही चीज करनी है उसको। अभी ये बताओ कि करंट जिस तरह से फ्लो कर रहा है बच्चों, उस कारण से जो फील्ड लाइंस हैं, लेट अस से कि जो फील्ड लाइंस हैं वो मतलब डिपेंडिंग अपॉन की करंट इसमें क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। लेट अस से कि फील्ड लाइंस इधर को बढ़ रही, ठीक है, राइट को। इसने इसको अपोज करना है इंडक्टर को, इंडक्टर ने, तो इंडक्टर किधर को करंट इंड्यूस करेगा, ऑपोजिट पर, है ना। तो उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में आई इंड्यूस करना है, राइट। अगर उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में आई इंड्यूस करना है बच्चों, तो मतलब जो ईएमएफ है वो बैटरी किस तरह से होनी चाहिए। क्या वो बैटरी ऐसे लगी होनी चाहिए, तभी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा, जो करंट है वो उसको अपोज कर पाएगा।
ऑनलाइन वाले बच्चों लिखते जाओ यस नो, ऐसे मुझे पता ही नहीं चल रहा, इस तरह आएगा, ठीक है ना। और हमें इस बैटरी का मैग्नीट्यूड तो पता ही है कि क्या आने वाला है, तो वो तो हमें मतलब माइनस साइन के बारे में अब सोचना नहीं पड़ा, वो हमें लेंज लॉ से पता है कि इस तरह से ही बैटरी आएगी। माइनस साइन जो है वो अपने आप बैटरी की पोलैरिटी के अंदर एडजस्ट हो चुका है, राइट। सिमिलरली बच्चों अगर हम अब दूसरा केस लें, now let us say this I is decreasing, तो भाई सीधी सी बात है, अब इंडक्टर क्या कोशिश करेगा कि I की डायरेक्शन में ही करंट इंड्यूस करे, which means कि अब इस केस में जो बैटरी बननी चाहिए वैसे बननी चाहिए, राइट। और मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है कि वही एल डी आई बाई डी टी, राइट बच्चों, समझ आ रहा है। अब अगर हम इन दोनों केसेस को कंबाइन कर दें, आगे की बात है। तो इन दोनों केसेस को अगर मुझे कंबाइन करना हो, क्या मैं कंबाइन करके सीधा ऐसे कह सकता हूं, अब देखना ध्यान से, कि अगर ऐसे करंट है एक इंडक्टर में जिसकी हमें इंडक्टेंस एल दी हुई है, ठीक है। अच्छा बच्चों, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मुझे एल के साथ एन भी लिखना चाहिए, है ना। ये यहाँ पे एक ना कंफ्यूजन रहती है, आप कह लो कि मोस्टली हर जगह ना एल ही लिखा होता है, मतलब वो ऐसे मान लेते हैं कि आपने एल के अंदर ही एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने वो समझा था कि वो अलग ही होना चाहिए, तो मतलब एक एन आना चाहिए, है ना, सेपरेटली। इनफैक्ट मतलब ऐसा भी होगा कि अगर आपको एल गिवन है क्वेश्चन में, तो बस फिर तो आप एल डी आई बाई डी टी कर दोगे, अलग से आप एन के बारे में नहीं सोचोगे। ये थोड़ी सी एम्बिग्विटी रहती है कि एन को एल के अंदर लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सीधी सी बात है, जब अगर आपको एल दे दिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स अलग से दिए ही नहीं हुए, तो बस फिर तो आप एल डी आई बाई डी टी कर सकते हो ना, और तो कुछ कर ही नहीं सकते।
तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा n का। तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू कि आप एक बैटरी लगा दो। अब बैटरी की पोलैरिटी ध्यान से देखना, हम इस तरह से लगाते हैं बैटरी, मतलब बैटरी उसी डायरेक्शन में करंट दे रही है जिस डायरेक्शन में ओरिजिनली करंट फ्लो कर रहा था। हमने बैटरी हमेशा ऐसी दिखानी है, ठीक है। और इस बैटरी की ईएमएफ हम जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे एज -L di/dt। अच्छा ध्यान से देखो, क्या इससे आपके ऊपर वाले दोनों केसेस कवर हो जाते हैं? चेक केयरफुली। बताओ कैसे? अगर करंट बढ़ रहा है, di/dt is positive. If di/dt is positive, then this term is overall negative. तो इसका मतलब बैटरी की पोलैरिटी उल्टी हो गई, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट दे रही है। अगर करंट कम हो रहा है तो di/dt इज नेगेटिव, तो ये टर्म ओवरऑल पॉजिटिव हो गई, तो उसी डायरेक्शन में ही पोलैरिटी रही, तो वो उसी तरफ को करंट दे रही। तो ये भाई बहुत ही आसान काम हो गया कि जहां भी सर्किट में इंडक्टर होगा हमने उसको रिप्लेस करना है विद अ बैटरी, उसी से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन सी कि ये जो बैटरी की ईएमएफ भी आई है वो कुछ डिपेंड करेगा कि di/dt कितना है, ठीक है, वो गिवन होगा, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा किरचॉफ लगेगी और वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो रिगार्डिंग की बैटरी किस तरह से लगानी है ओरिजिनली हमेशा आपने। राइट, हम हमेशा बैटरी ऐसे ही लगाएंगे, बाकी अपने आप di/dt विल टेक केयर, है ना, तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा उसको। समझ आ गया बच्चों यहाँ तक? तो बच्चों जस्ट लाइक बैटरी आइडियल नॉन आइडियल दोनों होती है, इंडक्टर भी आइडियल नॉन आइडियल दोनों हो सकता है, इंडक्टर की वायर की रेजिस्टेंस भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर इंडक्टर नॉन आइडियल होगा फिर क्या होगा? साथ में रेजिस्टेंस भी बन जाएगी, इट इज जस्ट लाइक ए नॉन आइडियल बैटरी, है ना। तो ये लिख लो कि फॉर नॉन आइडियल इंडक्टर there will be resistance along with
EMF. So it will behave like a non-ideal battery. Understood? Next, बच्चों, we talk about energy stored in inductor. तो इस टॉपिक से ऐसा लग रहा है कि जैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता था, वैसे ही इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है. अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड टू दिस, क्या लग रहा है बच्चों कि कैसा बिहेवियर है सर्किट के अंदर इंडक्टर का? वो क्या कोशिश कर रहा है? इंडक्टर अपने थ्रू फ्लक्स कांस्टेंट रखना चाह रहा है ना, उसी के लिए सारा कुछ कर रहा है. तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि जो इंडक्टर है इट सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड्स इनर्शिया ऑफ फ्लक्स. कह सकते हैं ना, वैसे जैसे जब बॉडी का इनर्शिया होता है तो हम कहते थे कि जो है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है. तो वैसे ही इंडक्टर क्या कह रहा है कि वो जितना उसके अंदर फ्लक्स है वो उतनी ही रखना चाहता है. ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये समझें अगर कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी ही क्यों, बताओ. मान लो एक इंडक्टर था, उसमें इनिशियली 0 करंट था. ठीक है, हम फ्रेश इंडक्टर लेके आए हैं, तो उसके अंदर हमने उसको सर्किट में अगर लगाया तो उसके अंदर एनर्जी क्यों स्टोर होनी चाहिए? बोलो भाई. इंडक्टर तो अपने थ्रू करंट को रेजिस्ट कर रहा है, वो तो चाहता ही नहीं था कि इसे उसके थ्रू करंट पास करे. हमें मेहनत करनी पड़ रही है उसके थ्रू करंट पास करवाने के लिए. तो अगर हमें मेहनत करनी पड़ रही है तो दैट मीन्स वर्क हो रहा है. तो वो जो वर्क है वो इंडक्टर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है. ठीक है, तो वी विल राइट इट दिस वे कि since an inductor opposes change in current, through it, work has to be done to establish a current from 0 to some final value, right? This work gets stored as energy
in the magnetic field of inductor. तो ये हमने बच्चों फर्स्ट टाइम ऐसी थोड़ी अजीब सी बात की है। अभी तक कभी भी हमने मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड कोई एनर्जी की बात नहीं की थी, है ना। रादर हमने ये भी कहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो होती नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो विदाउट गोइंग इनटू एनी फर्दर डिटेल्स, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इंडक्टर के केस में जो एनर्जी है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। हम उसका एक्सप्रेशन भी निकालेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला था। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, याद करो। वो जो एनर्जी डेंसिटी थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ भी आएगी एनर्जी डेंसिटी, बट हमने उसको कुछ फर्दर नहीं समझना कि वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, किसके वर्क डन से आई है, हमें उससे मतलब नहीं है। बस हम ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर तो हो सकती है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है बच्चों। हाँ, तो वही चीज कि जब हम ये लिखते हैं ईएमएफ, तो जो फ्लक्स चेंज हो रही होगी वो तो सारे के सारे एन टर्न्स के थ्रू हो रही होगी, तो जो नेट ईएमएफ होएगी वो तो एन इंटू डी फाइव बाई डी टी होगी ना। राइट आशीष? नहीं, हमने एल के अंदर एन को इंक्लूड किया था। एल की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अगर तो हमने राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक। जब यहाँ पे एन फाइव बाय आई आई गया फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो अलग से एन लगाना ही नहीं। बिल्कुल ठीक। ये बात क्लियर हो गई बच्चों, है ना। तो यहाँ पे एन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर ना सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं? सबको पता है एन एक बार आना चाहिए, वो हमने ले लिया पहले, एल के अंदर ही ले चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे डिराइव करें कि कितनी एनर्जी स्टोर होएगी, मान लो बच्चों किसी इंस्टेंट पे एक्स करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर के थ्रू, तो वी नो कि it will behave like a battery of EMF। ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे उसको जैसे हमने सोचा था वैसे ही दिखाएंगे। माइनस एल डी आई बाई डी टी, राइट। बच्चों इस बैटरी की पावर क्या हुई? अगर आपको एक बैटरी की ईएमएफ पता है और करंट पता है, तो क्या हुई ईएमएफ?
पावर E इंटू आई होती है ना पावर, तो वो बन गई माइनस एल, ये डी एक्स ही आएगा क्योंकि हमने एक्स दिए। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? अगर पावर नेगेटिव है इसका क्या मतलब हुआ? वो बैटरी इतनी पावर एब्जॉर्ब कर रही है। नॉर्मली अगर हम पॉजिटिव पावर होती है इसका मतलब क्या होता है कि बैटरी उतनी पावर दे रही है। अगर नेगेटिव आ गई इसका मतलब कि वो उतनी पावर एब्जॉर्ब। एंड क्योंकि मुझे यहाँ पता है कि dx बाई dt पॉजिटिव है ना, क्यों? हम कह रहे हैं कि करंट जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है, सेटअप हो रहा है, जीरो से आई जा रहा है, तो फिलहाल तो करंट बढ़ ही रहा है। तो अब बच्चों ये हो गया di बाई dt इज इक्वल टू माइनस एल एक्स dx बाई dt। dt कट गया तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इनिशियल एनर्जी जीरो, इनिशियल करंट जीरो, फाइनल करंट आई, एनर्जी आई। तो ये E आ गया माइनस हाफ एल आई स्क्वायर। अगेन बचाओ, माइनस साइन की क्या सिग्निफिकेंस थी कि वो स्टोर हो रहा है ना, तो हम उसको याद ऐसे ही रखेंगे कि E stored is equal to half Li square। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो रिजल्ट है सिमिलर कैपेसिटर जैसा सा कुछ बन गया ना। इससे कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर होता था, यहाँ पे हाफ Li स्क्वायर बन गया। तो इंटरेस्टिंगली इस टर्म से ये पता चलता है हमें कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी सिर्फ तब तक ही स्टोर्ड रहती है जब तक सर्किट में करंट है, राइट? मतलब एक बात समझो ध्यान से, इंडक्टर इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मैं कहूं कि मैंने सर्किट के अंदर इंडक्टर लगाया, अब मैं कहूं कि हाँ इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, कि अब मैं उसको अपनी जेब में डाल के कहीं और ले गया और मैंने उस एनर्जी को कहीं और यूज कर दिया, है ना? वो पॉसिबल नहीं है। वो कैपेसिटर में है पॉसिबल। क्यों? कैपेसिटर तो Q स्क्वायर बाय 2C है, तो कैपेसिटर पे चार्ज रहेगा, उसको सर्किट से निकालेंगे, उसपे चार्ज तो रहेगा दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उसके अंदर एनर्जी है। बट इंडक्टर को तो जैसे ही आप सर्किट से हटाओगे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। क्लियर? वही स्पार्किंग एक्सेट्रा में लूज हो जाएगी। नहीं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का मिक्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो हमेशा उसको सर्किट के अंदर ही बात करेंगे उसकी। तो सर्किट के अंदर तो उसका बिहेवियर दोनों से ही अलग है। सर्किट के अंदर रेजिस्टर का क्या रोल होता है? वो तो स्लो डाउन कर रहा होता है चीजें हमेशा, है ना, या एनर्जी लॉस करवा रहा होता है। इंडक्टर वो नहीं करवा रहा। कैपेसिटर का काम क्या होता है? स्टोर करना। उतना काम आप सेम कह सकते हो कि हाँ कैपेसिटर का चार्ज स्टोर हो रहा है इसके अंदर, एनर्जी के अंदर। लेकिन एग्जैक्टली दोनों क्या बिहेवियर रहता है वो हम आगे देखेंगे। हम ना अभी अपने आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है
हम ना ये तीन जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, हम इनको कंपेयर करेंगे विद मैकेनिक्स। तो उससे बहुत अच्छा आपको समझ आएगा कि तीनों का किस तरह का बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको इंडक्टर के अंदर एनर्जी? तो बच्चों फिर से लिख लेते हैं, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एनर्जी है ये कहाँ स्टोर हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। और एक दूसरी बात, ऑल्दो हम आगे डिराइव करेंगे एक पर्टिकुलर केस के लिए, कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है इस केस में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ पर भी सिमिलर सी ही है, यहाँ पे हो जाती है बी स्क्वायर बाय 2। ठीक है जी, तो इनफैक्ट आप ट्राई करो, सोलेनॉइड ले लो एक, ठीक है, टेक ऑल जनरल टर्म्स एंड ट्राई टू डिराइव दिस, एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर बाय 2 में नॉट आती है। मुझे अभी आप में से कुछ लोगों को तो नाम भी नहीं पता। आप लवेश हो ना? नहीं, आप लवेश हो ना? हाँ, आप दिनेश? नहीं, आपका तो बताया। चलो मैं ठीक। तो मैं ना इस मेथड की जगह अगली क्लास में ये सोच रहा हूँ कि दूसरा मेथड जो कर सकते हैं ना, जैसे आईपैड यहाँ ले आऊंगा, आईपैड टीवी से कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो बेटर है, इस पे लिखना तो बड़ा मुश्किल है। आदत नहीं डल रही, अब आईपैड पे फटाफट लिखा जाता है।
हाँ वही अप्रोक्सीमेशन वही लेनी है, बी हर जगह अंदर सेम म्यू नॉट एन आई मान के, हो गया। ओके, आई थिंक सबने कर लिया, सबको समझ आ गया कि ये कैसे होगा, है ना। और इनफैक्ट जब पता है कि क्या निकालना है तो बस उसकी टर्म्स में लिखते जाओगे, आ जाएगा, है ना। ठीक है जी, आगे वाला जो बच्चों इसका पार्ट है वो बिल्कुल अगेन सेम आपने किया हुआ है पहले। याद है जब हमने कैपेसिटर्स में पढ़ा था, आरसी सर्किट्स, है ना, बिल्कुल वही चीज है, बस अब नाम बदल गया, इसको हम बोलेंगे एज एलआर सर्किट्स। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल दो टाइप के ही होते हैं जैसे हम पहले पढ़ते थे। फर्स्ट इज अ चार्जिंग एलआर सर्किट, तो इसके अंदर हम ऐसे मान लेते हैं ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर इंडक्टर एल। ठीक है बच्चों, सब कुछ पहले जैसा, क्या करोगे, इंडक्टर को बैटरी से रिप्लेस करो, किरचॉफ लिखो, उसको सॉल्व कर दो, बिल्कुल वैसी ही बनेगी इक्वेशन जैसे कैपेसिटर में बनती थी वो एक्सपोनेंशियल सी। ग्राफ जिसका हो गया बच्चों, ग्राफ बनाओ। आई वर्सेस टी का,
अंकिरत कैसा ग्राफ बना है? पर थोड़ा भी गलत है। ध्यान से सोचो ना, t इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी लेके सोचा करो कैसा बनेगा। हाँ, आपका ग्राफ तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट बढ़ता जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? मतलब इन्फिनिटी वाला ग्राफ भी ऐसे थोड़ी चलता है, एसिम्प्टोटिकली जाएगा ना उस पे। हाँ, हाँ भाई, क्या करना है इसमें, इसको जब आप ऐसे बैटरी से रिप्लेस करोगे, आपकी इक्वेशन क्या बन गई, E माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेड स्टूडेंट्स आपको ये मतलब डेरिवेशन ना भी आती हो, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे नहीं, आई और टी वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो। तो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल। नॉनवर्ड तुम्हारा अभी हो गया डिफरेंशियल इक्वेशंस, बट इस टाइप की तो बहुत बार कर ली है अब आपने, है ना। तो इसको जब आप करोगे इंटीग्रेट, ठीक है मैं करके नहीं दिखा रहा, सबको आती है, यू विल गेट ई बाय आर 1 माइनस ई की वैल्यू पावर आर टी बाय, करेक्ट। बेटा आप में से जो लोकल पटियाला वाले में से सारे पटियाला वाले होंगे, ट्रांसपोर्ट किसी ने ले ली एक, समझ आ गया बच्चों? कैपेसिटर वाले से याद करो कि टी के कोफिशिएंट को किस तरह से क्या कहते थे, टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी हम टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, क्या बोले उसको, ठीक है, इसको भी ताओ ही बोलते हैं। और आप चेक भी कर सकते हो कि इसके यूनिट्स क्या बनते हैं, एल बाय आर के। अरे हमने लिखे भी था पिछले दिनों ना, ओम सेकंड या कुछ लिखा था ना इसका, एल का यूनिट पिछली क्लास में। लिखा था हमने, याद करो पिछली क्लास में, पता नहीं हमने तब क्या लिख रहे थे जिसके साथ लिखा था ओम, अनदर यूनिट्स ऑफ एल मैंने लिखवाया था आपको। तो ये ओम सेकंड बन गया। तो ये एक्सप्रेशन, ठीक है, हमने याद रखना है बच्चों, डेरिवेशन अगर ना भी आती हो। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लाइक दिस। देखो ये तो एकदम माइंड में आना चाहिए था, अगर आप इन्फिनिटी पे कह रहे हो तो वो पैराबोलिक ग्राफ कैसे बन सकता है ना, ऐसा ही बनेगा।
ओके, अब बिल्कुल जैसे हमने वहां किया था कैपेसिटर में, बताओ ऊपर वाले एक्सप्रेशन में या ग्राफ से देख के t इक्वल टू 0 पे करंट कितना? 0 ना, t इक्वल टू इंफिनिटी पे ऑनलाइन वाले बच्चों लिखो। t को इंफिनिटी डाल के e बाय आर ना, t इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टेडी स्टेट। अब बच्चों इन दो वैल्यूज को देखकर ये जो वैल्यूज आई 0 और e बाय आर, अब इनको देखते हुए अगर हम सर्किट में समझें ध्यान से कि क्या हो रहा है, सोचो क्या किया इंडक्टर ने। 1 मिनट के लिए वो हटा दो इंडक्टर, अगर इंडक्टर ना होता तो आप क्या कहते हैं सर्किट के अंदर कितना करंट होगा? ई बाय आर होगा। अब भी वही ई बाय आर आया, लेकिन वो कब आया? इंफिनिटी पे जाके, स्टेडी स्टेट पे जाके, ठीक है। अब ध्यान से सोचो कैपेसिटर सर्किट के अंदर क्या करता था और इंडक्टर सर्किट के अंदर क्या करता है। कैपेसिटर क्या करता था? वो तो फटाफट चार्ज होके सर्किट में करंट फ्लो को रोक देता था, कैपेसिटर का काम तो ये था ना। इंडक्टर क्या कर रहा है? इंडक्टर कह रहा है कि भाई सर्किट में जो होना था वही होगा, मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा उसको स्लो कर, मैं एकदम नहीं होने दूंगा, है ना। फिर से वही प्रॉपर्टी इनर्शिया, इंडक्टर ने वही करंट सेटअप करवाया सर्किट के अंदर ई बाय आर, लेकिन बस उसने उसको स्लो कर दिया, उसको इनफाइनाइट टाइम करवा दिया। क्या ये बात समझ आई बच्चों? क्या आप ये सोच सकते हो कि हम सर्किट के अंदर इंडक्टर को कैसे यूज करते होंगे? क्या यूज होता होगा उसका? मतलब वन ऑफ द यूजेस, उसका वन ऑफ द यूज ये बन जाता है कि अगर कहीं भी सर्किट के अंदर सडन करंट चेंज है तो वहां इंडक्टर लगा दो, तो इंडक्टर क्या कर देगा? उस चेंज को स्लो कर देगा, ठीक है ना। उसको सोचने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वहां इंडक्टर यूज होता है कि नहीं, बट एग्जाम्पल के लिए वो ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे या तो मोबाइल चार्जर्स या लैपटॉप चार्जर्स में लाइट होती है ना, उसकी चार्जिंग की। अगर आप उसको ऑफ भी कर दो, टाइम लगता है ना, वो धीरे धीरे बंद होती है। दिस इज समथिंग लाइक जो इंडक्टर करता है ना, उसने स्लो कर दिया प्रोसेस। इज दिस क्लियर? हाँ हाँ, वही चीज। ओके, यहाँ पे बच्चों मुझे ये बताओ, अगेन हमने बिल्कुल यही चीज वहां भी की थी कैपेसिटर्स में, कि जैसे मान लो ये एक टाइम कांस्टेंट टाउ वन के लिए है ग्राफ, अगर मैं एक दूसरा टाइम कांस्टेंट ले लूं टाउ टू विच इज ग्रेटर देन टाउ वन, उसका ग्राफ कैसा आएगा एक बार सोच लो। तो टाइम कांस्टेंट का बच्चों वही रोल है, मतलब जैसे कैपेसिटर वाले सर्किट में था, जितना आप टाइम कांस्टेंट बढ़ाओगे उतना अब और स्लो हो जाएगा।
अंडरस्टूड बच्चों? चल नाउ नेक्स्ट बच्चों VL लिखो, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, इसका एक्सप्रेशन और इसका ग्राफ। तो ये तो आसान ही है, वोल्टेज क्या है बच्चों, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके क्या बन जाएगा, ये क्या बनता है, E इंटू ई की पावर माइनस आर टी बाई, करेक्ट करेक्ट। हाँ ऑफ कोर्स ई माइनस आई आर से भी कर सकते हो सीधा, एल डी आई बाई डी टी तो निकालना, उसको ई माइनस आई आर से निकाल सकते हो बिल्कुल। हमें तो सिर्फ ई आएगा, देखो डायमेंशनली गलत हो गया ना जो आपने लिखा है। ओके तो ये VL वर्सेस T का ग्राफ कैसा हो गया इसको देखते हुए, माइनस आएगा क्या, हाँ L इंडक्टेंस है, क्या समझा नहीं, अच्छा हाँ जी ये यही आएगा ना बच्चों, ठीक है एक्सप्रेशन। तो इसमें माइनस आना चाहिए, मतलब वो तो ऑपोजिट करेगा ना, एक माइनस आएगा देखो कि नहीं, जब डिफरेंशिएट करोगे लेट से तो ई के अंदर से भी तो एक माइनस आएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, देख के भी पता चल रहा है कि अगर ये माइनस होगा तभी तो टी इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो होगा। हम्म हाँ डबल ठीक है, मतलब आपकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो या उसी डायरेक्शन में वोल्टेज की बात कर रहे हो, जैसे भी, मतलब अगर मैंने ये लिखा है तो फिर यही आएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसका चलो अगर मॉड वी एल का ग्राफ बनाता हूँ तो वो कैसा बनेगा, वो इस तरह से बन जाएगा, ई से
जीरो की तरफ, राइट। तो बच्चों ये जो अपना जो t इक्वल टू 0 और इंफिनिटी पे बिहेवियर आया, उससे हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने कैपेसिटर में कहा था कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, वैसे इंडक्टर के लिए हम क्या कह सकते हैं, t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है बच्चों। सर्किट में करंट 0 हो गया, ब्रोकन वायर। है ना, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे दिस इंडक्टर बिहेव्स लाइक, t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट t बाय आर ही हो गया, तो कैसा बिहेव कर रहा है वो, स्ट्रेट वायर। नाउ कंपेयर विद कैपेसिटर, कैसा बिहेवियर है, सो एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कैपेसिटर, है ना। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस सर्किट में जहाँ इंडक्टर लगा होगा, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जहाँ पे किसी टाइम पे पूछा जाए करंट वगैरह, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जहाँ जीरो इन्फिनिटी पे पूछा जाए। तो जीरो इन्फिनिटी वाले तो मेडिकल में भी आ ही सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे अब डिस्चार्जिंग सर्किट की। तो जो यहाँ पे चार्जिंग सर्किट का क्या मतलब है कि इंडक्टर के अंदर पहले से कुछ करंट, मतलब t इक्वल टू 0 पे आई नॉट फ्लो कर रहा था, ठीक है, और बस वो एक रेजिस्टेंस R के अक्रॉस लगा हुआ है। यहाँ पे निकालो I एज अ फंक्शन ऑफ t, क्या आएगा, हाँ मितोष ठीक है।
या बहुत बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि पेनी बड़ी देर बाद उठाया आज। So you get I equal to I naught e raised to power minus RT by L. तो क्लियरली सर्किट में क्या होगा कि करंट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होगा, I नॉट से 0 जा रहा होगा पूरा। करेक्ट, ऐसा ग्राफ बन जाएगा बच्चों। बच्चों क्या बोलोगे आप डिस्चार्जिंग सर्किट में, मतलब इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि अगर एक आपके पास चार्ज्ड इंडक्टर है, ठीक है, चार्ज्ड इंडक्टर का क्या मतलब हुआ, टेक्निकली चार्ज नहीं कहना चाहिए, मतलब अगर सिमिलर फिर भी बोलना हो तो क्या मतलब हुआ उसका, मतलब वो T इक्वल टू जीरो पे कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब चार्ज इंडक्टर का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, इसमें पहले से करंट है ना, इसके अंदर पहले से करंट फ्लो कर रहा था, तो वो T इक्वल टू 0 पे कैसे बिहेव करेगा, T इक्वल टू 0 पे तो बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। कितनी EMF, I नॉट R ना, समझा, तभी आप सोचो ना I नॉट R बाय R करेंगे तभी इनिशियल करंट I नॉट आएगा, एंड व्हाट अबाउट T इक्वल टू इंफिनिटी कैसे बिहेव कर रहा है, ब्रोकन वायर T इक्वल टू इंफिनिटी पे तो करंट जीरो हो ही गया एनीवेज। इज दिस क्लियर, यहाँ पे बच्चों हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, जितनी इंडक्टर के पास एनर्जी थी इनिशियली, कितनी हुई इंडक्टर के पास एनर्जी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, वो क्या हुआ उसके साथ, वो धीरे धीरे रेजिस्टर के अक्रॉस हीट में डिसिपेट हो गई। मतलब अगर मैं, जो आप ट्राई कर सकते हो कि अगर मैं इस केस में आई स्क्वायर आर डी टी निकालूंगा 0 टू इंफिनिटी, और आप निकाल भी सकते हो, बहुत आसानी है, तो ये क्या आना चाहिए बच्चों, बताओ, आई तो वेरिएबल है ना, तो दिस हैज टू बी इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, इजंट इट।
ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, चलो एक एग्जांपल करते हैं बच्चों। ये एक एग्जांपल ही आपका सारा कुछ क्लियर कर देगा बिल्कुल। ठीक है बच्चों, ऐसे सर्किट है। आप देख सकते हो कि 3 कीज हैं, K1 K2 K3। हमने क्या किया, एट t इक्वल टू 0 K1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम K1 को ओपन कर दिया। K2 K3 को क्लोज कर दिया। नहीं, एक मिनट बच्चों, t इक्वल टू 0 पे K1 K2 को क्लोज किया और t इक्वल टू इंफिनिटी पे K1 को ओपन किया और सिर्फ K3 को क्लोज किया। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो आप क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट, घर पे करना है आपने। मतलब मुझे इंडिविजुअली बताना है करंट थ्रू R1 R2 at t equal to 0 current through R1 R2 just before opening K1। ठीक है, मतलब ये पूरा प्रोसेस जो किया था उसको करने से जस्ट पहले कितना करंट है। सारा कुछ सेम, बस यहाँ जस्ट बिफोर की जगह जस्ट आफ्टर। ये बात समझ आया बच्चों? थर्ड क्या किया, जो ये हमने फिनोमेना किया इन बिटवीन,
एक पूछा है कि उससे जस्ट पहले क्या करंट है, एक पूछा है उसके जस्ट बाद क्या करंट है। और लास्ट पार्ट है उसके बहुत देर बाद। समझ गए? जो हमने इंटरमीडिएट स्टेप किया है, आपको उससे जस्ट पहले पूछा है, उसके जस्ट बाद पूछा है और उसके बहुत देर बाद पूछा है बीसीडी में, है ना। और ए तो बिल्कुल इनिशियल पूछा है। सबको क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन? ठीक है, इसको करना आपके सारे मतलब बिल्कुल, इससे और कुछ अलग आ ही नहीं सकता, इंडक्टर का सारा पार्ट क्लियर हो जाता है इसमें अकेले क्वेश्चन में। राइट बच्चों, क्लियर ऑनलाइन? ओके, बाकी जो होमवर्क है मैं आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर अपना अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके बच्चे, देन बाय।